सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार जीते, तीसरी बार का एक फिर से मुकाबला और हैट्रिक की उम्मीद यहां पर राजनाथ सिंह अपने लिए लगा रहे हैं, बीजेपी उनके लिए लगा रही है। बहरहाल अपने नज़दीकी मतदान बूथ पर वो पहुंचे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और सामान्य नागरिकों की तरह देखिए यहाँ पर वो पहुंचे हैं। उनसे पहले भी कतार में कई महिलाएं लगी हुई नजर आ रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चूंकि वीआईपी चेहरा है, एक बड़े नेता हैं, तो लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, चैलेंज हो जाता है, तो लिहाजा उसको भी यहाँ पर भली भांति समझा जा रहा है। मतदान केंद्र में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आएंगे। तो के विश्वदेव राव जी, जवाब आपसे लेंगे कि क्या वाकई में विकास की नई गाथा लिखी गई है जिस तरीके से बीजेपी दावेवादी कर रही है? आपका विश्लेषण और आपका आकलन क्या कह रहा है? मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र के उत्सव की बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा सभी लोगों को। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे सभाओं में और जन मुद्दों पर जो भीड़ दिखती है हम लोगों को, जैसे जन सैलाब दिखता है, जैसे कल भी देखा हम लोगों ने कई जगह, वही चीज कन्वर्ट होनी चाहिए वोटिंग में, जो अब तक नहीं दिखाई दी है। पिछले 4 चरणों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। उसके बाद ये मुद्दों की भी कमी है, और जो चर्चाएं आती हैं उस हिसाब से भी देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए अगर विपक्ष सत्ता में आना चाहता है या पक्ष भी आना चाहता है। एक एक चीज अमूमन देखी गई है कि इस चुनाव में, इस 2024 वाले चुनाव में मुद्दे हर चरणबद्ध तरीके से बदलते आए हैं। पहले फेज में कुछ और मुद्दे थे, दूसरे में कुछ और मुद्दे थे, ऐसे ही लगातार 5वें फेज में आते लेकिन जिन आते बड़े मुद्दों के मुद्दों। साथ चुनावों की शुरुआत हुई थी, क्या वो मुद्दे अब गायब हो चुके हैं? 5वें फेज में आते आते मुद्दे पूरी तरीके से गुल हो चुके हैं। अब लोगों के बीच में भी तो मुद्दों का अभाव होगा ना फिर? नहीं मनीषा जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, मुद्दा, बेसिक मुद्दा उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो सुरक्षा का मुद्दा रहा है शुरुआत से ही। 2017 से जब बीजेपी ने इस मुद्दे पे अपना चुनावी रण लड़ा था, तब के से आप विश्वदेव जी, देख मुझे लीजिए। माफी के साथ आपको रोकना होगा क्योंकि देखिए ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हम समझते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतदान कक्ष में वो मौजूद हैं, बूथ के अंदर वो मौजूद हैं, और ऐसे में देखिए मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी फॉर्मेलिटीज, पूरी औपचारिकताएं जो है सभी के लिए पूरी होती हैं, वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर उनके साथ मौजूद है। ये देखिए, ये और मध्यमा उंगली में स्याही उनके लग चुकी है। और देखिए किस तरीके से एक ये उदाहरण है देश के लोकतंत्र के महापर्व को किस तरीके से बड़े दिग्गजों की तरफ से भी लगातार अपील भी की जा रही है लोगों से, खासतौर पर जब वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो साथ ही साथ अपील भी कर रहे हैं, एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि सभी लोग आए और कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सभी काम काज बाद में, जलपान भी बाद में, पहले मतदान। और पहले मतदान का मतलब ये है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने लिए एक ऐसी सरकार चुनने में अपने एक एक मत का वो योगदान दीजिए, अपने अपने वोट का योगदान दीजिए जो देश को और आपके लिए भी एक बेहतर सरकार रहे, सशक्त सरकार रहे, मजबूत सरकार रहे, एक सकारात्मक राजनीति को आगे ले जाने वाली, विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने वाली एक सरकार हो। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। ये फिलहाल आप तस्वीरें मतदान कक्ष के अंदर से देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना वोट कर दिया है और अब सेल्फी लेने आसपास के लोग जो हैं वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये वार्तालाप भी कर रहे हैं बाकायदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार लखनऊ से सांसदी का चुनाव वो लड़ रहे हैं और तीसरी मर्तबा हैट्रिक लगाने के लिए, जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद के साथ फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर राजनाथ सिंह, हालांकि उनका मुकाबला रविदास मल्होत्रा से है। और आपको बताएं कि लखनऊ, रायबरेली, अमेठी ये वो बहुचर्चित सीटें हैं। तो देखिए, ये हम लगातार जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। के विश्वदेव जी, आप यहाँ पर चूंकि आप बता रहे थे कि आप ऐसा नहीं मानते कि क्या मुद्दे पूरी तरीके से गायब हो गए हैं या फिर उन पर अभी
लोग बात नहीं कर रहे हैं। भली भांति बात करते हैं और लोग बहुत अच्छी तरीके से जागरूक भी हैं कि उन्हें किस पर वोट करना है। अब तो बहरहाल उन चीज़ों की बात ही गई कि लोग किसी चेहरे को देखकर या किसी दल को देखकर बात करते थे, अब तो लोग डायरेक्ट विकास को लेकर बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम्म। देखिए, कई मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में खास तौर पे प्रभावी रहे हैं और रहेंगे चुनाव चुनाव के सभी फेजेस में। एक तो महिला सुरक्षा हो गया, और अमूमन सुरक्षा के की दृष्टिकोण से विकास और बेरोजगारी एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको उठाया है विपक्ष ने, हम्म। जिस पे भी वोट डलेगा। मुझे नहीं लगता बाकी और जो मुद्दे हैं वो जनता उन पे ध्यान देगी, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में ये गली मोहल्ले वाले मुद्दे नहीं देखे जाते हैं यानी जो जनता भी भ्रष्टाचार समझती है। और बेरोजगारी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको विपक्ष ने जी। बखूबी उठाया भी है और कहीं ना कहीं वो नैरेटिव लोगों के बीच में सेट भी हुआ है। अशोक जी का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ तमजीद जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। तमजीद जी, बहुत स्वागत मैं आपका करती हूँ। मैं आपके पास आऊँ लेकिन उससे पहले मैं जरा ओपनिंग रिमार्क ले रही हूँ। अशोक जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अशोक जी, अभी हमने सुना क्योंकि बीजेपी तो ये पूरे दावे वादे कर रही है कि हम तो इस बार रायबरेली भी ले लेंगे, यानी कि 14 की 14 सीटों पर दावे वादे किए जा रहे हैं जीत के। एक तरफ आप लोग हैं, आप लोगों की तरफ से भी इन 14 सीटों में से 10 समाजवादी पार्टी की तरफ से है, जबकि 4 कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो क्या लगता है ये समीकरण, ये जो गठजोड़ है वो सफल साबित होगा? जी जी जी, आप देख रही हैं कि ये प्रथम चरण से ही ये स्पष्ट हो गया है कि 2024 का चुनाव परिवर्तन का चुनाव, बदलाव का। 10 साल का शासन जनता ने देखा है, जनता को उससे निराशा हुई। जैसे 2014 में मोदी जी आए थे और बहुत ही प्यार से जनता ने उनको हाथों हाथ लिया था और परिवर्तन और बदलाव हुआ था। मनमोहन सिंह की सरकार से जनता उलझी हुई थी और उसने परिवर्तन किया था। ऐसे ही 10 साल शासन करने के बाद मोदी जी से भी जनता का दिल भर गया है, क्योंकि उन्होंने महंगाई कम नहीं होने दी, उन्होंने बेरोजगारी दूर नहीं की, और इन्हीं मुद्दों पर वो सत्ता में आए। वो जिल्ला जिल्ला कहते थे कि हम डॉलर को रुपए बराबर कर देंगे, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हम जो है नौजवानों को रोजगार दे देंगे 2 करोड़। ये सारे वादे उनके खोखले साबित हो गए। किसान बेतहाशा जो है मार खाया है। किसान ने एमएसपी गारंटी पर किसान को जो है आंसू गैस झेलने पड़े हैं। 3 काले कानून वापस लेने में उससे शहीद होना पड़ा 7 किसानों को। थार गाड़ी जला दी गई है। किसान तो बहुत पीड़ित है। और किसानों ने पहले फेज से दिखाना शुरू कर दिया है, दूसरे फेज, तीसरे फेज में, चौथे फेज में। अब 5वां चरण चल रहा है। जैसे जैसे चरण बढ़ता जा रहा है, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, 7वें चरण तक। सवाल इस बात का है कि लोग अब चाहते हैं, सेना में नौकरी चाहते हैं, रेगुलर नौकरी चाहते हैं, 4 साल की नौकरी नहीं चाहते हैं, महंगाई दूर करना चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं। देश में जो नैरेटिव भाजपा सेट कर रही है, पहले चरण के बाद से सेट करना शुरू कर दिया है, उस पर जनता को विश्वास नहीं है। जनता जानती है कि राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर को कोई छू नहीं सकता है, राम मंदिर पर कोई आंच नहीं आएगी। हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर राम मंदिर नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि अगर यहाँ पर विपक्ष आ जाता है तो वापस से वो टेंट में भेज देंगे, रामलला को वापस से टेंट में भेजेंगे वो। हल्की बात करते हैं, बोलने दीजिए। हल्की बात मोदी जी करते हैं, कहते हैं राम मंदिर जो है लोग तोड़ देंगे, बुलडोजर देंगे उसके ऊपर। ये संभव है क्या? आप बताइए, संभव है क्या? इस देश में संभव है क्या? इतनी हल्की बात मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी बौखला गए हैं, भाजपा पूरी बौखलाई हुई है, बैक पर है, चुनाव हार रहे हैं पूरी तरीके से जी। और 80 में 79 79 सीटें जीतेगा इस बार। ठीक है, तमजीद जी का मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। तमजीद जी, अभी आपने सुना अशोक जी कह रहे हैं कि हो सकता है क्या कि देखिए राम मंदिर तो बन गया, लेकिन बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, एक नकारात्मक नैरेटिव लोगों के बीच में पहुंचा रही है कि अगर विपक्ष यहाँ पर जीतता है या फिर कोई और सत्ता में आता है तो फिर राम मंदिर को वापस राम मंदिर तुड़वाकर फिर से रामलला को टेंट में भेजेंगे। तो इस तरह के जो बयान है वो भी योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में देते हैं, लगातार संबोधन में बोलते हैं। तो क्या लगता है, क्या लोगों के बीच में वाकई में नैरेटिव पहुंच रहा है, या फिर आप लोगों ने जो मुद्दे सेट करने की कोशिश की थी, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे ये दो, तो क्या ये लोगों तक पहुंच पाए हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये पूरा चुनाव
मुद्दों पे हो रहा है और मुद्दों के पे आधारित चुनाव हो रहा है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से बचना है, किसी भी तरीके से लोग रोजगार की बात ना करें, किसी भी तरीके से लोग महंगाई की बात ना करें, किसी भी तरह से लोग किसानों की बात ना करें, किसी भी तरीके से लोग महिलाएं की बात ना करें, किसी भी तरीके से लोग ठीक है सामाजिक तमसीर जी, न्याय मैं की माफी के बात ना साथ करें। आपको रोकना चाहूंगी। राजनाथ सिंह से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया है, वोट उन्होंने कर दिया है। लगातार वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग जो है वो बढ़ चढ़कर मताधिकार का इस्तेमाल करें, लोग वोट करें, क्योंकि एक एक वोट इस देश को ऐसी सरकार देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सशक्त हो, मजबूत हो, सकारात्मक राजनीति को आगे ले जाने का काम करे, विकास कार्यों को पूरा करने का काम करे। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा का ये चक्र है जिसके चलते कई लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और ये लिहाजा एक देखिए यहाँ पर पूरी कोशिश भी की जा रही है अभी अपनी मध्यमा उंगलियां दिखाते हुए, क्योंकि स्याही लगी है। एक वो बहुत बड़ा एक तरीके से उदाहरण भी दे रहे हैं और मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया है। अब वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया कर्मी उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये देखिए ये और उनके हाव भाव में दिख रहा है कितना गर्व और कितना गौरवान्वित वो महसूस कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद। अपने परिवार के साथ वो पहुंचे थे। हालांकि और ये देखिए ये वोट डालने के दौरान की स्याही दिखाते हुए कहीं ना कहीं ऊर्जावान महसूस करते हुए राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। देखिए लखनऊ से तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे 2 बार पहले वो जीते हैं, तीसरी बार फिर इसी जीत की उम्मीद के साथ बीजेपी ने फिर से राजनाथ सिंह को लखनऊ से ही टिकट दिया है। रविदास मेहरोत्रा उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनावी मैदान में है। तो ये देखिए ये अपनी मध्यमा उंगली और उस पर लगी स्याही को दिखाते हुए लोगों से अपील भी कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो देखिए आसपास तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है और मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही हमारी सबसे अपील है। और कोई बात पूछनी नहीं है ना? हो गया? राजनाथ सिंह करते हुए नजर आए हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उम्मीद यही है कि लोग बढ़ चढ़कर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, चर्चा का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। तमजीद जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं तमजीद जी मैं आपके पास लौटूंगी। भारतीय जनता पार्टी हाँ मैम जी अब मैं आपने बोलूं? नहीं वो जी जी हाँ जी तकनीकी खामी आ जाती है, उस कारण मुझे रोकना पड़ता है सर। हाँ अब आप अपनी जी बात जी पूरी जी कीजिए। जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को, पहले चरण से इस चुनाव को 5वें चरण तक आते आते पूरे अफवाह पे चुनाव लड़ रही है। उन्हें पता है कि अगर अफवाह का सहारा नहीं लेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेंगे तो इस चुनाव को ये लड़ नहीं पाएंगे। तो पहले चरण में जब आए तो मोदी की गारंटी की अफवाह फैलाई, फेल हो गई। दूसरे चरण में आए तो मंगलसूत्र की अफवाह फैलाई, फेल हो गई। तीसरे चरण में आए तो हिंदू मुसलमान करने लगे, फेल हो गए। चौथे चरण आते आते इन्होंने बताया कि मोदी और अंबानी टेम्पो में पैसे भेज रहे हैं, टेम्पो में भेज रहे हैं पैसे, कोई जांच नहीं की, कोई छापे नहीं मरवाए। तो चौथे राउंड आते आते इनको ये भी अफवाह फैलाना पड़ गया कि अडानी और अंबानी टेम्पो में पैसा भेज रहे हैं और किसी एजेंसी ने कोई काम नहीं किया, तो उनकी एजेंसी भी प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से नहीं ले रही है। 5वें चरण आते आते अब ये फिर से वही पुराना राग अलापना शुरू करते हैं। जनता जान चुकी है कि ये पूरा चुनाव ये अफवाह पे आधारित चुनाव लड़ना चाह रहा है, लेकिन पूरी तरीके से जनता तत्पर है इनको हराने के लिए, इनको हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा मुझे लगता है कि इस चुनाव में 100 भी पार होने वाला नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है। अगर ये 100 सीट भी पा जाए, ट्रिपल डिजिट में भी सीट पा जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, इनके लिए अचीवमेंट होगा। निश्चित रूप से 5वें चरण के बाद हम सरकार बनाने की कृष्ण मोहन जी आप सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। 100 की बात कह रहे हैं कि 100 का आंकड़ा भी पार हो जाए
तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे चरण आगे बढ़े हैं वैसे वैसे आप लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया है। सबसे पहले मोदी की गारंटी देने की काम किया, उसकी कोशिश की, वो भी फेल हो गई। मंगलसूत्र की बात कही, वो भी मुद्दा आप लोगों का चल नहीं पाया। तो ये ऐसे कैसे चलेगा? वो तो ये तमजीद जी कह रहे हैं कि ऐसे तो 100 पार भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा एक ही है, वो विकास। विकास के परिदृश्य में जो भी चर्चा होनी है उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के सुश्री पार्वती जी कर रहे हैं। बाकी विपक्ष के पास वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष की स्थिति ये है कि ये बिखरे हुए लोग हैं, और कल की फूलपुर की रैली में आपने देखा जिस पार्टी के, जिस गठबंधन के कार्यकर्ता संयमित नहीं है वो अपने नेता को मंच पे बोलने दे रहे हैं। यदि वो सत्ता में आ गए तो प्रदेश और देश तो कितना अराजक। जो मीटिंग में जो बैठक एक रैली को संगठित रूप से नहीं करने दे रहे हैं और किस तरह से अराजकता फैला दे रहे हैं, कल की पूरे देश ने देखा। जब वो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। और दूसरा विषय जान लीजिए, ये संविधान बचाने की बात करते हैं, बार बार कहते हैं संविधान बचाना है। ये संविधान बचाने नहीं आए, संविधान में ये कुरान लेके आना चाहते हैं, संविधान में ये सरिया लाना चाहते हैं। और उसका प्रतिफल ये है कि, और इसका उदाहरण भी है, जिस राहुल गांधी जी को हमारे तंजीम भाई पूरे प्रदेश में देश में घुमा रहे हैं, उनके अब्बा श्री राहुल गांधी जी साहबानों के केस में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। फिर यही कांग्रेस थी जो वर्सिकेप लेके आई, यही कांग्रेस थी जो बोर्ड बनाई, यही जो आतंकियों पे गोली मारे जाने पर उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू थे। इस देश में जब जब बम फटते थे तो कांग्रेस प्रसन्न होती थी। आज जब बम फटना बंद हो गए तो कांग्रेस